प्रीवियस पार्ट जो हम लोगों ने आपके सरफेस केमिस्ट्री का पढ़ा था उसमें बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे कैटलिस्ट की। तो जो कैटलिस्ट वाला टॉपिक है ये तुम्हारा ओवर हो चुका है। बट इस पर्टिकुलर टॉपिक के दो छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, है ना। एक को हम लोग कहते हैं शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, और या फिर आप कह सकते हो SSC, और दूसरा होता है तुम लोगों के पास एंजाइम्स। अब सिंस हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हैं तो हमको एंजाइम्स वाला जो पोर्शन है वो उतने डिटेल में नहीं पढ़ना है, एक बस ऊपर से ओवरव्यू और उसके अलावा कुछ भी नहीं। शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस ये भी एज सच उतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, सिर्फ एक ऊपर से ओवरव्यू और कहानी इसकी खत्म। ठीक है, अब देखो इसका जो नाम है शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट, ये क्यों रखा गया? क्या ये कैटालिस्ट है? यस, ये एक कैटालिस्ट ही होता है, बल्कि शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट आप लोगों के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये उन रिएक्शंस को कई बार कर डालते हैं जिनको हम लोग नहीं कर पा रहे होते हैं आसानी से, या फिर कई बार कर भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स या बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। तो उन रिएक्शंस को फटाफट करवाने के लिए शेप कैटालिस्ट आपके काफ़ी मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये कैटलिस्ट नहीं है। सबसे पहली बात, यस दे आर कैटलिस्ट, लेकिन इन लोगों को हम लोगों ने शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्यों कहा? वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज दे आर हाईली चूजी। ठीक है, दिए जो आपको ऊपर दिया बोला दिस कैटलिस्ट इज हाईली चूजी। जैसे हमने इसे प्रीवियस लेक्चर्स में कैटलिस्ट के बारे में बात की, उसमें हम लोग क्या कह रहे थे कि कैटलिस्ट आपके बहुत ही क्या होते हैं बताओ, आप लोगों के स्पेसिफिक होते हैं। मतलब अगर आप रिएक्टेंट में कैटलिस्ट बदल देते हो तो प्रोडक्ट आपको कुछ और मिलता है, राइट? अच्छा, तो यहाँ पे जो ये शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट हैं ये हाईली चूजी होते हैं। इस वर्ड का मीनिंग क्या है? मतलब दे चूज सम रिएक्टेंट्स, मतलब वो खुद डिसाइड करते हैं कि वो किस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए क्या बनेंगे, कैटलिस्ट बनेंगे। मतलब ये एक कैटलिस्ट है और आप उनको हर जगह यूज करोगे ऐसा नहीं है। ये अपने कुछ रिएक्टेंट्स को चूज करते हैं कि मैं इन रिएक्टेंट को चूज करूंगा, ठीक है, एंड बिकम कैटलिस्ट फॉर देम, और उनके लिए ये क्या बनते हैं, कैटलिस्ट बनते हैं। बाकियों के लिए फिर ये कैटलिस्ट हो भी सकता है अगर उनकी पसंद का उनको कोई रिएक्टेंट मिल गया तो, ठीक है, और अगर उनकी पसंद का उनको कोई रिएक्टेंट नहीं मिला तो फिर वो उन लोगों के लिए एज अ कैटलिस्ट बिहेव नहीं भी करेंगे। ठीक है, उन लोगों के लिए वो एज अ कैटलिस्ट बिहेव फिर नहीं भी करेंगे। तो मतलब क्यों ये इतने हाईली चूजी क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों इन कैटलिस्ट को हम कहते हैं कि यार ये कैटलिस्ट आप लोगों के इतने ज़्यादा चूजी हैं? क्योंकि जब ये कैटलिस्ट होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कैटलिस्ट एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिस सरफेस के ऊपर आपका पार्टिकल आता है, आकर खुद को बैठाता है ना, जिन्हें हम लोग बेसिकली एक्टिव साइट्स कहते हैं, और उस एक्टिव साइट पे आने के बाद पार्टिकल कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे जो ये शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट की बात की जा रही है, इसमें होता क्या है, इस प्रकार के कैटलिस्ट में आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं? आप लोगों को उन कैटलिस्ट में पोर्स देखने को मिलता है, जिसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट का, वो होते हैं जियोलाइट्स। अब ये जो जियोलाइट्स हैं आप लोगों गूगल करना, या आपको नेचुरली भी मिलेगा, मतलब नेचुरली इसको माइनिंग की जाती है जियोलाइट्स की, या फिर इसको लैब में आप सिंथेटिकली भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट की दुनिया में जो सबसे बड़ा नाम अगर किसी का है तो वो कौन होते हैं? आप लोगों के जियोलाइट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है ये करते क्या है, या फिर तो इसके समझने के लिए हम लोग किसकी बात करते हैं? जियोलाइट्स की बात करते हैं। अब देखो, अगर मैं जियोलाइट्स के स्ट्रक्चर को देखूं तो बेसिकली जियोलाइट यानी कि कौन? आप लोगों के शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। तो ये जो शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं SSC, इन लोगों का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में या फिर बोला जाए तो ये एक हनी कोम स्ट्रक्चर होता है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता है, बस उसी के जैसा ये एक हनी कोम स्ट्रक्चर होता है। अब तुमने तो देखा ही है हनी कोम स्ट्रक्चर की स्पेशलिटी कैसी होती है। आप जानते हो कि इस तरीके से आप लोगों का, जैसे मान लेते हैं कुछ
पैटर्न बने हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद उन पैटर्न्स के बीच में आप लोगों को क्या दिखते हैं, आप लोगों को गैप्स दिखते हैं। ये क्या दिखते हैं, आप लोगों को गैप्स दिखते हैं, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे आपको क्या दिखती है, कैविटीज दिखते हैं। तो जो भी आपके शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो भी आप लोगों के शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, उनमें से एक कॉमन एग्जांपल है जियोलाइट, ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल है जियोलाइट। बट जो ये शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होंगे, इनके पास क्या होती है, कैविटीज होती हैं। इस कैविटीज में होता क्या है, इस पर्टिकुलर कैविटीज में आप लोगों का एक पर्टिकुलर शेप होता है। इन कैविटीज का क्या होता है, एक पर्टिकुलर शेप होता है। ये कैविटीज क्या शो करती है, एक पर्टिकुलर शेप शो करती है। ऐसा नहीं कि कोई भी रिएक्टेंट इस पर्टिकुलर कैविटी में आके रहने लगेगा। इनका ऑब्वियस है कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में सिर्फ वही रिएक्टेंट आकर रह पाएगा जिसमें ये पर्टिकुलर कैविटीज के साथ जो अच्छे से इस पर्टिकुलर कैविटीज में क्या हो सके, फिट हो सके, ठीक है, जो इन पर्टिकुलर कैविटीज में क्या हो सके, फिट हो सके, वही पर्टिकुलर रिएक्टेंट आके यहाँ पे बहुत अच्छे से रह पाएगा। अच्छा, तो अब होता कैसा है, ये मान लेते हैं आप लोगों का एक जियोलाइट का स्ट्रक्चर है। देखो इस जियोलाइट के स्ट्रक्चर में इस तरीके से आपको क्या देखने को मिल रही है, ये कैविटीज देखने को मिल रही हैं। तो ये जो कैविटीज है, जियोलाइट टू जियोलाइट बेसिकली क्या करती हैं, वेरी करती हैं। हर जियोलाइट के पास कैविटी का शेप, साइज और स्ट्रक्चर कैसा है, अलग है। तो ऑब्वियस है कि अगर सब कैविटीज में इसका शेप, साइज और स्ट्रक्चर अगर अलग अलग होगा, तो जो रिएक्टेंट इसके ऊपर आके एड्सॉर्ब होने की कोशिश करेगा, ये एक्टिव साइट सारे ही रिएक्टेंट्स को एड्सॉर्ब नहीं करवाएंगी। ये एक्टिव साइट सिर्फ उन रिएक्टेंट्स को एड्सॉर्ब करवाएंगी जिन रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर इन एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर के साथ एकदम परफेक्टली क्या हो रहा होगा, मैच कर रहा होगा, तो उन्हीं को अलाउ कराएंगी। जो इसके साथ मैच नहीं कर रहे होंगे वो एक्चुअली इनको अलाउ नहीं करवाती है। और अगर वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट इनके ऊपर एड्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो बताओ फिर कैटालिसिस कैसे होगी, कैटालिसिस की मैकेनिज्म कैसे होगी। क्योंकि कैटालिसिस के मैकेनिज्म होने के लिए जो फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या होता है, रिएक्टेंट का कैटलिस्ट के ऊपर आके एडसॉर्ब होना, ठीक है, एडसॉर्ब होना, यही होती है सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो अब मुझे एक बात बताइए कि जब यहाँ पर आप लोगों का पर्टिकुलर कैटलिस्ट आ ही नहीं पाएगा तो वो एडसॉर्ब कैसे होगा, बराबर। अगर वो पर्टिकुलर कैटलिस्ट आए, आपका रिएक्टेंट आ ही नहीं पाएगा, तो वो पर्टिकुलर कैटलिस्ट एडसॉर्ब कैसे हो, कैटलिस्ट कभी एडसॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, तो वहां पे जो फंक्शन होता है कैटलिस्ट का, क्या फंक्शन होता है कैटलिस्ट का, कि किसी को एडसॉर्ब करवाना, फिर रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करवाना, वो कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये हर रिएक्टेंट को अलाउ नहीं करते, ठीक है, ये हर रिएक्टेंट को अलाउ नहीं करते। कैटलिस्ट है जिनके पोर स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा रिएक्टेंट इनके ऊपर आके क्या हो सकता है, एडसॉर्ब हो सकता है, ठीक है। बस यही कहानी थी आपके शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस की, और कुछ भी नहीं। जियोलाइट इनका बहुत ही एक फेमस एग्जांपल है। इनका हनी कोम लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली जियोलाइट बनाए कैसे जाते हैं, तो देखो जियोलाइट के बारे में एक बहुत ही प्यारी सी बातचीत है। हम लोग जानते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड्स के जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, एक 3 डायमेंशन नेटवर्क बनाता है, SiO2, है ना। अब जैसे मान लेते हैं एक बेसिक एग्जांपल हम ले लेते हैं SiO2 का। तो इस तरीके से एक 3D नेटवर्क आप लोगों के SiO2 का बना हुआ रहता है। अगर मान लो आप अपनी इस SiO2 के 3D नेटवर्क में क्या कर दो, आप लोगों का वन ऑफ द सिलिकॉन एटम, वैसे तो 3D नेटवर्क है मतलब बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स होंगे, बट अगर आप उनमें से किसी एक आधी सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर दो, जैसे मान लेते हैं मैंने इसको हटा दिया और इसके बदले में मैंने यहाँ पे किसको रख दिया, आपके एल्यूमिनियम के एटम को रख दिया, ठीक है, एल्यूमिनियम के एटम को रख दिया, यानी कि अब सिलिकॉन ऑक्साइड के 3D नेटवर्क में आपको क्या दिख रहा है, आपको AlOSi वाला क्या दिख रहा है, एक बॉन्ड दिख रहा है, बराबर, AlOSi वाला बॉन्ड दिख रहा है। तो इस तरीके की चीजें बेसिकली क्या कहलाती हैं, आपके शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस कहलाती हैं, ठीक है, क्या कहलाती है, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, ठीक है। किस तरीके से हम सिलिकॉन एटम को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। जियोलाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। हम लोगों को अर्थ के अंदर से पेट्रोल निकालना होता है, गैसोलीन चाहिए होती है, तो एक्चुअली आपके पास अगर मान लेते हैं अल्कोहल है
और उस अल्कोहल में अगर आप ये जियोलाइट डालते हो तो वो जियोलाइट आप लोगों का डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसोलीन में। तो ऐसा नहीं है कि जो जियोलाइट मैंने दिया है वही आप लोगों का इकलौता एक जियोलाइट है। इस पर्टिकुलर कन्वर्जन के लिए हम जो जियोलाइट यूज़ करते हैं वो आपका होता है, उसका नाम ZSM-5। ठीक है, तुम गूगल करोगे तो ZSM का फुल फॉर्म क्या होता है तुम्हें पता चल जाएगा, बट कोई मतलब नहीं है इसको गूगल करके। ठीक है, ये बस आप लोगों के शेड सिलेक्टेड कैटालिसिस के बारे में इतनी ही जानकारी, खत्म। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग एंजाइम कैटालिसिस।